वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस का नया सिलेबस है, उसी के अनुसार ये प्रैक्टिस सेट है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी से स्टडी कंटिन्यू रखें, प्रत्येक वीडियो को जरूर देखें, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और अभी से स्टडी कंटिन्यू रखिएगा फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम तक आपका है जो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। रही बात वैकेंसी कब आने वाली है फ्रेंड्स, तो इसके लिए देखिए आपका अगले महीने में जो बिहार पुलिस की नई बहाली आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी से तैयारी में आप लोग जुटे रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे सवाल का जवाब आप लोग को पता होगा, रिवीजन करते चलिए। आज का पहला सवाल है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली निम्न महिलाओं में से सबसे कम आयु वाली कौन थी? सबसे कम आयु वाली कर रही है। इसमें से जो भी ऑप्शन दिया हुआ सभी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी है फ्रेंड्स। इसमें सबसे कम आयु वाली कौन है? तो करेक्ट आंसर होएगा डिक्की डोलसा। ठीक है, डिक्की डोलसा है जो सबसे कम आयु की महिला है जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए भारत की पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी तो उसका क्या नाम था? तो बछेंद्री पाल, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, बछेंद्री पाल है जो भारत की महिला है जो सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ी थी। दूसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? गेस करते चलिएगा। तो देखिए, ये गोकुल ग्राम योजना है जो किस राज्य में चलाया गया है फ्रेंड्स? तो यह चलाया गया है आपका गुजरात राज्य में। गुजरात से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल को देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेनों मार्गों से जोड़ने की योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल को देखते हैं। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है फ्रेंड्स? इंटरपोल का नाम सुने होंगे, तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह एक पुलिस संगठन का नाम है। इंटरपोल 176, याद रखिएगा, 176 राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल क्या है? तो यह एक पुलिस संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये भी याद रखिए, 1923 ईस्वी में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, पुलिस गतिविधियों को देखिए, सदस्य देशों के पुलिस गतिविधियों के समन्वय कार्य के लिए आपका वर्ष 1923 ईस्वी में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल 5वां है, युआन मुद्रा है। युआन किस देश की मुद्रा है? 5 का करेक्ट आंसर है चीन की मुद्रा है। अगला सवाल को देखते हैं, सार्क की स्थायी सचिवालय स्थित है, कहाँ स्थित है? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में सार्क की स्थायी सचिवालय स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मदर टेरेसा मूल निवासी थी, कहाँ की थी? मदर टेरेसा फ्रेंड्स याद है, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला वो भी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन पूछा जाता था। पहले जान ले कि 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बानिया की निवासी थी। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था फ्रेंड्स? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। ये भी याद रखिएगा, 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये अल्बानिया के निवासी हैं। 8वां नंबर सवाल को देखें कि निम्न में से कौन सा अफ्रीकी देश पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य का अंग न होते हुए भी राष्ट्रकुल का सदस्य है? तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मोजाम्बिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल को देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? WTO का मुख्यालय मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में स्थित है। देखिए, इसकी स्थापना कभी थी ये भी पूछा जाता है, तो कितना? 1 जनवरी। सभी लोग याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी, सॉरी कितना फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो विश्व व्यापार WTO की स्थापना हुई थी किसके जगह पे? तो गैट, पहले एक गैट चलता था फ्रेंड्स, उसी के स्थान पे हुआ है इसकी स्थापना। ठीक है, पहले गैट था, इसी का नाम बदलकर 1 जनवरी 1925 को WTO रखा गया है।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गैट के स्थान पर आपका WTO की स्थापना हुई, कब हुई? 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। 10 नंबर अंकलेश्वर एक स्थान है। अंकलेश्वर एक स्थान है, क्या होगा 10 का करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में जहाँ तेल पाया जाता है। देखिए अंकलेश्वर है जो तेल क्षेत्र के लिए जाना जाता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे डिगबोई असम में है फ्रेंड्स आपका तेल क्षेत्र के लिए, उसी तरह से अंकलेश्वर है जो गुजरात में पड़ता है। 11 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित नहीं है? 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए FAO तो है फ्रेंड्स, ILO ए भी आपका है, WHO ए भी है, SSEAN ए है जो इससे संबंधित नहीं। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मतलब क्या हो गया? एशियान इसे कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स। तो ये है जो आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपका देखिए इस तरह से है ASEAN H लिखा हुआ है ना, ASEAN यानी कि आसियान। तो इसका ए है जो आपका संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। शारजा स्थित है, शारजा कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका UAE में पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में शारजा पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, संसार में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेनिनग्राद से कहाँ? व्लादिवोस्टोक के बीच में है जो संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, जिम्बाब्वे किस नाम से जाना जाता था? देखिए जिम्बाब्वे है जो फ्रेंड्स, जिसका राजधानी कहाँ? हरारे है ना। तो ये पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिण रोडेशिया था, जिसका नाम बदलकर जिम्बाब्वे कर दिया गया है। अगला सवाल को देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स जो वायरस से होता है, HIV वायरस से रोग फैलता है फ्रेंड्स, ये कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। वहीं पे फ्रेंड्स अगर 23 दिसंबर को देखा जाए तो 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आपका, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो सभी याद रखिए, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस हो गया फ्रेंड्स। 23 दिसंबर को किसान दिवस हो गया फ्रेंड्स, और 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल को लेते हैं 16 नंबर सवाल को। तो 16 नंबर सवाल आपका है कि APJ अब्दुल कलाम को किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? APJ अब्दुल कलाम जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स, रहे थे, तो इनको किस क्षेत्र में भारत रत्न मिला था? तो आपका 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी। ठीक है फ्रेंड्स, मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है। 17 नंबर सवाल को देखिए, किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज, भारत रत्न, मैग्सेसे तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किस व्यक्ति को? कौन सा व्यक्ति है जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, भारत रत्न, मैग्सेसे तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मदर टेरेसा। अभी मैंने बताया था मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार 1979 ईस्वी में मिला था, और इन्हें भारत रत्न भी मिला है, मैग्सेसे पुरस्कार तीनों मिला है। शांति क्षेत्र में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार, ये याद रखिएगा। अल्बानिया के निवासी थी। तो 17 का करेक्ट आंसर डी। देखिए प्रत्येक दिन अगर वीडियो देखते रहिएगा फ्रेंड्स तो कुछ ना कुछ जरूर को सीखने को मिलेगा, और स्टडी आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। जैसे ही आपका वैकेंसी आएगी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, और फिर बिल्कुल जो सिलेबस है फ्रेंड्स उसी के अनुसार से क्वेश्चन टाइप करके मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अभी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन टाइप करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो एप्लीकेशन जो लोग नहीं डाउनलोड किया है मास्टर माइंड ऑफ जीके, वो जरूर लोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अपलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जा करके, गूगल प्ले स्टोर में जा करके लिखिएगा मास्टर माइंड ऑफ जीके, तो एप्लीकेशन आ जाएगा, उसमें बहुत सारा मटेरियल है। 18 नंबर सवाल को देखिए, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे, और स्वीडन सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा अकादमी का रहा है ना, तो रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और जो नोबेल पुरस्कार का नामकरण गया फ्रेंड्स, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, आप लोग सुनेंगे, उन्हीं के नाम पर है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो अकादमी का नाम है रॉयल स्वीडिश अकादमी
उसका नाम है, ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। कौन कौन क्षेत्र है फ्रेंड्स? तो विज्ञान एवं चिकित्सा हो गया फ्रेंड्स, विज्ञान हो गया, चिकित्सा 2 हो गया, साहित्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, विश्व शांति के लिए दिया जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। 19 नंबर, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा द्वीप है इसमें का जापान है, फिजी, अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा द्वीप भी आपको इंडोनेशिया में ही देखने को मिला। इंडोनेशिया है जो आपका बहुद्वीपीय देश है, जिसमें लगभग आपको 13,000 से अधिक द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे पूछा जाता है तो ग्रीनलैंड है जो आपका सबसे बड़ा द्वीप आपका होता, ऑप्शन में रहता तो होता फ्रेंड्स, लेकिन इसमें जो कह रहा है तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कह रहा है ना, तो द्वीप समूह कह रहा है तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ऐसे अगर जो रहता फ्रेंड्स कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप रहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, लेकिन द्वीप समूह कह रहा है। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स कि द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। यहाँ लगभग आपको 13,000 से अधिक द्वीप है, लेकिन अगर पूछे विश्व में सबसे बड़ा सिर्फ द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए धनराज पिल्ले का नाम सुने होंगे बैडमिंटन से, गलत है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से है, वाई चुंग भूटिया फुटबॉल से है, धनराज पिल्ले या बैडमिंटन से, बिल्कुल गलत है। महेश भूपति क्या है? टेनिस से, ये आपका सही है। तो 20 नंबर धनराज पिल्ले एक हॉकी खिलाड़ी, आप लोग सुने होंगे, हॉकी खिलाड़ी है फ्रेंड्स। ठीक है, और भारतीय हॉकी टीम के भूतपूर्व कप्तान भी हैं। तो सचिन तेंदुलकर सही है, ये भी सही है। धनराज पिल्ले बैडमिंटन से नहीं है, हॉकी होना चाहिए। बाकी महेश भूपति टेनिस खेलते हैं, सही है। सिग्मा एंड, ठीक है फ्रेंड्स, सिग्मा एंड कोलन किसका नाम है? तो देखिए 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, ये बड़ी आत को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिग्मा एड कोलन है जो बड़ी आत का नाम है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए, जब हम किसी वस्तु पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसी लेवल का क्वेश्चन अब बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब हम किसी वस्तु या पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल को, कि मानव मस्तिष्क की कौन सी पली श्रवण से संबंधित है? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर शंख पली है। मानव मस्तिष्क की कौन सी पली श्रवण से संबंधित है? तो शंख पली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 नंबर सवाल आपका है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका अनुमस्तिष्क या सेरिबैलम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसका 24 का करेक्ट आंसर होगा अनुमस्तिष्क, जिसे सेरिबैलम भी कहा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि यूस्टेकियन नलिका शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कान में होती है। ठीक है, कान में ही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है फ्रेंड्स, वो भी याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ललाट भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रमस्तिष्क जो कि अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है फ्रेंड्स, तो प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो ललाट भाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कनपट्टी की पल्ली से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसकी संभावित परिणाम क्या होगा? बहुत अच्छा कॉमन सेंस की बात है। जो मछली मीठे पानी में रहते हैं उसको अगर जो खारे पानी में रखा जाए तो क्या होगा? 28 का, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। ठीक है, जिससे कि जो रेहू मछली कतला होता है इसको और समुद्र में खारे पानी में डाल दीजिएगा, जहाँ पर पानी नमकीन है खारे पानी, तो वहाँ पर क्या होगा? निर्जलीकृत होकर वो मर जाएगी। अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर सवाल को, 28 हो गया। 29 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 29 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, दिए गए विकल्पों में से
सलमान मछली है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सलमान है जो क्या है, मछली है जो मत्स्य वर्ग से संबंधित है, ठीक है। बाकी जेलीफिश, लोबस्टर और व्हेल है जो मत्स्य वर्ग से मुख्य रूप से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जेलीफिश तथा लोबस्टर क्रमशः सब ये सेली, ट्रेट्रा तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर सी सालमन फिश है जो फ्रेंड्स मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, ऐसे ब्लू व्हेल है मछली हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसका संबंध है जो मत्स्य वर्ग से नहीं आता है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसका सही आंसर ये हो जाएगा, सालमन फिश है जो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। अगला सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दीर्घ आयु है? सबसे ज़्यादा दिन कौन बताए? तो कछुआ है फ्रेंड्स, 200-300 वर्ष तक जीवित रहता है। 31 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एकीडना, ठीक है। इसका नाम है क्या है? एकीडना। कंगारू, शाही व्हेल, इसका कंगारू हो गया, व्हेल हो गया, शाही हो गया। तो देखिए ये सब है जो आपका क्या कर रहा है, जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है, तो एकीडना होगा, बाकी सभी करता है। 32 नंबर सवाल को देखिए, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अश्रु ग्रंथि तो देखिए नेत्र गुहा में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु पोषक तकनीक क्या है? कौन सा प्रोटीन? तो विलगित। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, पश्चिमी पोषक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखें, जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादक प्रजनक किसे दूर करने के लिए प्रजनन का प्रयोग करते हैं? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी को। देखिए जैव पुष्टिकरण तकनीक में जो पादक प्रजनक किसे दूर करने के लिए प्रजनन का प्रयोग करता है? तो सूक्ष्म पोषक और विटामिनों की कमी के लिए। 34 का करेक्ट आंसर सी हो गया फ्रेंड्स। 35 नंबर सवाल को देखिए कि विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करें क्या कहलाता है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? एलील कहते हैं या तो युग्म विकल्पी कहते हैं। 36 नंबर सवाल को देखिए, 36 नंबर सवाल, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आइसोग्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच जो प्रत्यारोपण होता है उसे क्या कहता है? आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। तो 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, 37 नंबर सवाल आपका है, बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो बहुगुणिता जिसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लाइडी किसमें परिवर्तन होने पर होता है फ्रेंड्स? तो 37 का सी करेक्ट आंसर होगा, क्रोमोसोम की संख्या के परिवर्तन में होने से होता है। 38 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा फ्रेंड्स, लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। 39 नंबर सवाल को देखिए, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से केवल किसमें है? 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। 39 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्त बीजी में। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से केवल किसमें है? तो एंजियोस्पर्म या आवृत्त बीजी में पाया जाता है। 40 नंबर सवाल को देखिए, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता? 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निषेचन में, ठीक है। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो निषेचन इसका करेक्ट आंसर होगा, 40 का डी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, खिलज खां ने कौन सा राजवंश का प्रारंभ किया था? चलिए, खिलज खां किस वंश के संस्थापक माना जाता था फ्रेंड्स? तो ये सैयद वंश के संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर, चांदी का सिक्का टक्का किसने चलाया था? तो 42 का जो करेक्ट आंसर गेस करें तो चांदी का सिक्का टक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो 43 का गेस कीजिए, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। ये आपका कहाँ क्या था? दिल्ली से देवगिरी किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी जिसे क्या दौलताबाद भी कहते थे, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। देवगिरी को क्या हम लोग कह सकते हैं, कहा जाता है दौलताबाद। तो अक्सर ऑप्शन में देखिए देवगिरी रहेगा कहीं पे फ्रेंड्स, कहीं पे तो दौलताबाद अक्सर देखने को मिलता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी को ही दौलताबाद कहा जाता था।
अगला सवाल है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। 44 का गेस करें तो इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर, अमीर खुसरो कौन था? 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 45 का हो जाएगा, एक कवि था ना, अमीर खुसरो क्या था? कवि था, नाटक लेखक। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही विद्वान था फ्रेंड्स, विद्वान और कवि थे अमीर खुसरो, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 46 गोल गुम्बद क्या है फ्रेंड्स? चलिए गेस करें 46 नंबर सवाल का। तो देखिए गोल गुम्बद है जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज्य था? तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुल्लु वंश का था। 48 नंबर सवाल को देखिए, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी तालीकोटा का युद्ध से हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तालीकोटा का जब कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था फ्रेंड्स, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। तो कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 48 का। 49 नंबर सवाल को देखें, 1665 ये पूछा था तालीकोटा का युद्ध फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1565 ईस्वी में। ठीक है, इसी युद्ध के बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला करा है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो पुरंदर की संधि कब हुआ था ये भी क्वेश्चन बन रहा है, इसे भी याद रखिए 1665 ईस्वी में। 49 का करेक्ट है, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना ये हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि के द्वारा। चलिए आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका जवाब भी सभी को पता होना चाहिए। 50 का, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 50 प्रश्न थे जीके जीएस का। इसी तरह से प्रत्येक दिन पढ़ते रहें, कुछ न कुछ जरूर आपको सीखने को मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन जो स्टूडेंट ने डाउनलोड किया एक बार जरूर डाउनलोड करके देखिए, उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा और क्या लिखना है फ्रेंड्स, MASTER एग्जैक्ट इसी तरह से लिखना है, मास्टर MIND। ठीक है, मास्टर माइंड ऑफ जीके लिखिएगा तो आ जाएगा, और फिर उसको गूगल से लॉगिन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आप फिर उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से पढ़ाई करते रहे। उस पर भी क्वेश्चन टाइप हो रहा है, उस पर और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको डाला जाएगा। तो एप्लीकेशन सभी लोग अपने मोबाइल में जरूर रखिए। देखिए एप्लीकेशन कभी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, कभी बाहर गए, ट्रेन पे जर्नी कर रहे हैं, कहीं फील्ड में बैठे हैं, एक्स्ट्रा समय जब भी मिले फ्रेंड्स, खोल करके एप्लीकेशन आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। और उसमें देखिए टॉपिक वाइज जीके दिया हुआ है, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।